ओके क्या पढ़ रहे थे? लिमिटेशन एक्ट स्टार्ट किया था हम लोगों ने, क्या क्या डिस्कस कर लिया था? क्या होता है लिमिटेशन एक्ट में? सबसे पहली चीज पढ़ी थी, हाँ, टाइम लिमिट्स होते हैं। सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। तुम पीछे कहाँ चली गई? हाँ समझ में आएगा वहां से तुम्हें? ओके, उसकी वो रिजर्व करा के रखी है उसने सीट, है ना? ओके, सो लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। इसका मतलब क्या होता था? अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया है तो हमारा कोर्ट जाने की रेमेडी खत्म हुई है, लेकिन अधिकार खत्म नहीं होता। अगर किसी और मेथड से हम लोग उस राइट को वापस ले सकते हैं, देन दैट वुड नॉट बी इनवैलिड। ठीक है, फिर हम लोग ने बार ऑफ लिमिटेशन पढ़ा था। क्या था उसके अंदर? इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की ड्यूटी है खुद से इंटरफेयर करना, चाहे डिफेंस में बात रखी गई हो या ना रखी गई हो। लेकिन फिर भी अगर कोर्ट ने कोई टाइम बार्ड सूट एक्सेप्ट कर लिया हो, ठीक है, देन दैट विल नॉट बी अ नलिटी। अच्छा, एक चीज हम डिस्कस करेंगे बिफोर वी स्टार्ट एंड बिफोर आई फॉरगेट, एक केस आपके साथ डिस्कस करेंगे। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो, मतलब ही इज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसने अभी अभी एक केस किया है, तो उसमें आई वुड लाइक टू डिस्कस, क्योंकि आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे। आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है, मतलब आई एम टेलिंग यू कि रियल लाइफ केसेस कैसे होते हैं। आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है, आप लिमिटेशन एक्ट भी पढ़ रहे हैं। हमें कल जैसे ही पता चला था इस केस के बारे में, आई तुरंत सोचा कि डिस्कस जरूर होगा। नाउ अंडरस्टैंड, एक क्लाइंट था, ठीक है, उसके ऊपर 1.5 CR की, 1.5 करोड़ की सर्विस टैक्स की लाइबिलिटी आई। ठीक है, जिन्होंने अभी टैक्स नहीं पढ़ा है उनको बता दें, सर्विस टैक्स की लाइबिलिटी तो समझिए ना, सर्विस टैक्स का एक पेमेंट ड्यू था, तो 1.5 करोड़ का अमाउंट था। ठीक है, अब क्या हुआ, उनके ऊपर एक्शन हुआ कि आप 1.5 करोड़ की पेनाल्टी जमा कराइए, तो उन्होंने वो पेनाल्टी जमा नहीं कराई। ठीक है, फिर उसके बाद जो एडजुडिकेशन था, क्योंकि उसमें डिफेंडेंट ने, यानी ये जो पार्टी थी, अब केस में दो पार्टी सोचो कौन हुए, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, एंड द क्लाइंट, ठीक है, जो क्लाइंट था उनका पार्टी। तो एडजुडिकेशन हुआ, इनको बुलाया गया, लेकिन ये नहीं आए, क्लाइंट नहीं गए। नहीं चाहता है क्लाइंट, तो बताओ क्या होता है? एक्स पार्टे डिसीजन। ठीक है, इसीलिए आपके साथ डिस्कस करना था कि अभी आप समझोगे पूरा। अब सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने, मतलब जिस भी कोर्ट में जहां पे भी ये डिसीजन होना था, उन्होंने एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया और ये कहा कि इनको ये लाइबिलिटी टैक्स का अमाउंट पे करना पड़ेगा 1.5 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद भी ये शांत बैठे रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि जैसे ही एडजुडिकेशन हुआ वैसे ही अपील का रास्ता खुल गया था। तो टेक्निकली इनको अपील करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने अपील भी नहीं करी और ये शांति से बैठे रहे। ठीक है, फिर उसके बाद जब सिचुएशन बहुत खराब हो गई, तब ये आए, जो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ, तब ये इनके पास आए, इस सीए के पास। ठीक है, कि भाई अब ये हमारा केस है। और इस टाइम जब उसने फर्स्ट ऑप्शन ये सोचा कि चलो अब हम अपील फाइल करते हैं, तो अपील वो फाइल इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज वो टाइम बार्ड हो चुका था। यानी अपील फाइल करने की जो टाइम लिमिट थी, अब समझ गए, लिमिटेशन एक्ट आ गया इनटू पिक्चर। अपील फाइल करने की जो टाइम लिमिट थी वो खत्म हो चुकी थी। ठीक है, अब उन्होंने केस दिया सीए को। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, जब एकदम बिगड़ जाता है मामला, है ना, जब जैसे होता है ना, तबीयत एकदम हाथ से नहीं सुधर रही, तब डॉक्टर के पास जाते हैं। अब वो उसके पास गए, तो उसने फर्स्ट इंस्टेंस पे ये सोचा कि भाई हम अपील तो कर नहीं सकते क्योंकि टाइम बार्ड हो चुका है। ठीक है, देन उसने एक चीज सोची कि ओके, आई विल फाइल अ रिट पिटिशन इन द हाई कोर्ट। अब समझो क्या दिमाग लगाया उसने, हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करी कि जो एक्स पार्टी ऑर्डर किया गया था दैट वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। समझो इस चीज को, रिट पिटिशन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, रिट पिटिशन हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तब जा सकते हैं जब फंडामेंटल राइट्स इंफ्रिंज हुए हो, अदरवाइज बाकी सारी सिचुएशंस में हम कब जा सकते थे? हाई कोर्ट के पास। ठीक है, उसने हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल करी और उसने कहा कि भाई ये जो इन्होंने एक्स पार्टी डिसीजन किया है ये अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस है, मतलब हमारे क्लाइंट को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि वो अपना केस प्रेजेंट करे। ठीक है, एंड बाय चांस क्या हुआ, उसने जो भी एविडेंसेस रखे या जो भी चीजें, बिकॉज दिस वाज वेरी डिफिकल्ट, हाई कोर्ट रिट पिटिशन इजीली नहीं लेता है, क्योंकि हाई कोर्ट ये कहता है जब किसी चीज की ऑर्डिनरी रेमेडी अवेलेबल है तो फिर आप क्यों आ रहे हो रिट्स फाइल करने। ये लाइन कॉन्स्टिट्यूशन में थी भी कि अगर ऑर्डिनरी रेमेडी अवेलेबल है तो फिर आपको रिट पिटिशन फाइल नहीं करनी है। लेकिन उसका कॉज इतना जस्टिफाइड था, उसने ऐसे एविडेंसेस प्रेजेंट करे
कि हाई कोर्ट कन्विंस हो गया और रिट पिटिशन में उसका केस ले लिया गया और रिट पिटिशन में वो केस जीत गया और क्लाइंट केस जीत गया और ये कहा गया सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट से कि री एडजुडिकेशन हो। री एडजुडिकेशन समझ गए? अब देखो सारे वर्ड्स आप समझते जा रहे हैं। री एडजुडिकेशन में क्या हुआ, फिर से केस हुआ, ठीक है, और फिर से केस जब हुआ, सबसे बेस्ट पार्ट, तो उसने ये प्रूव कर दिया कि जिस चीज पे, जिन्होंने टैक्स पढ़ा है वो समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी हम समझाएंगे, जिस चीज पे टैक्स लगा हुआ था सर्विस टैक्स का, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में थी। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको बता दें, इसका मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब टैक्स लायबिलिटी रेसिपिएंट के ऊपर आनी चाहिए थी। यानी उसने ये प्रूव कर दिया कि इस केस में इनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आई ही नहीं। एंड यू नो व्हाट, वो केस जीत गया। कैन यू इमेजिन, 1.5 करोड़ की लायबिलिटी, 1 रुपए नहीं लगा, 1 रुपए नहीं लगा। सो दिस इज हाउ लॉ, आप सोच रहे हो लॉ का इस्तेमाल देखो कैसे किया गया। एक सिंपल चीज ये हो सकती थी कि हमने अपील फाइल करी, अपील टाइम बार्ड हो गई, भैया कुछ नहीं हो सकता, जाओ। वही तो मेन पॉइंट है, मुझे भी यही जानना है कि उसने ऐसा कौन से एविडेंसेस प्रेजेंट। एब्सोल्युटली, मेरा भी सारा एक्साइटमेंट इसी चीज में था। व्हेन आई विल मीट आई विल डेफिनेटली डिस्कस कि मेन चीज ये थी कि ऐसे कौन से एविडेंसेस उसने रखे कि ये प्रूव हो गया कि एक्स पार्टी वाज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। ये वाज सबसे इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो भाई कई बार नोटिस देता है, कई बार रिमाइंडर सेंड करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अगर ये प्रूव हो रहा है कि उनका एक्स पार्टी नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट था, दैट मीन्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट वाज देयर। बट ये सोचना कि हम रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, इसकी वजह से पूरा टर्न हो गया केस, वरना सिंपल ये होता कि भाई अपील नहीं हो सकती, बात खत्म। एग्जैक्टली लेकिन आप सोचो ना, अगर हाई कोर्ट ने माना कि अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस था तो कुछ तो हुआ होगा, डिपार्टमेंट ने कुछ तो गलती करी होगी। बस आई जस्ट वांट टू टेल यू, ये रियल केस इसीलिए आपसे डिस्कस किया क्योंकि इसकी सारी चीजें हम लोग थ्रू आउट अभी जो पढ़ रहे हैं लगभग वही चल रहा है, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि हम लॉ से या डिपार्टमेंट से फाइट नहीं कर सकते, बहुत सारे केसेस होते हैं, बल्कि आपको पता है CA CS का काम ही होता है सरकार से लड़ना। सिंपल कि क्योंकि वो लाइबिलिटी लगाते हैं क्लाइंट पे और आपका काम क्या है, क्लाइंट को बचाना। दूसरा थॉट मेरे मन में ये भी आया कि अगर उसने 1.5 करोड़ क्लाइंट का बचाया है तो फिर फीस भी अच्छी मिली होगी, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसे केसेस से सी, दिस इज व्हाट इज हाउ यू कैन यूज लॉ। एक चीज होती है लॉ पढ़ना, पढ़ आप भी रहे थे, टाइम बार्ड हो जाता है, ठीक है, रिट फाइल कर सकते हैं, बट हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने पढ़ा, एग्जाम में लिखा और काम हो गया। बट उस चीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस वाज वन ऑफ द अमेजिंग जजमेंट। और हाई कोर्ट तक जाके हाई कोर्ट से री एडजुडिकेशन कराना, और सोचो लड़ किससे रहे हो सामने, डिपार्टमेंट से। मतलब आप किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे हो, आप लड़ रहे हो डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट तो खुद ही इतना अवेयर रहता है इन सब चीजों से रिलेटेड, बट स्टिल। एंड देन वो प्रूव कर दिया कि उसमें टैक्स लायबिलिटी थी ही नहीं। हम तो डिपार्टमेंट की सोच रहे थे कि अच्छा खासा 1.5 करोड़ आ रहा था चला गया। मतलब सोचो, जिसमें अपील टाइम बार्ड हो गई है तो डिपार्टमेंट तो ये होगा ना कि ये 1.5 करोड़ तो मेरा ही है ना। अगर कुछ ना होता तो अल्टीमेटली क्या होता, प्रॉपर्टी उसकी जब्त करके कॉन्फिस्केट करके उससे रिकवर किया जाता। भाई टैक्स रिकवरी ऐसे ही होती है अल्टीमेटली। तो सोचो 1.5 करोड़ आते आते कुछ नहीं आया, वो हमारा क्लाइंट थोड़ी है, वो देगा। हाँ, और क्या, और क्या, हमारा क्लाइंट जो था, हाँ बिल्कुल, वो उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी, एब्सोल्युटली, ठीक है। अब वो बात अलग है कि वो रेसिपेंट भी इसी सीए को हायर कर लेना यही तो एडवर्टाइजमेंट है, दिस इज व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट, कि भैया उन्होंने तुम्हारा बचाया था, हमारा भी कुछ करके बचाओ। ये इन सब चीजों से आपको पता है, जो प्रैक्टिस में जाते हैं, जैसे जॉब है ठीक है, बट जो प्रैक्टिस में जाते हैं यही उनका एरिया है जैसे वो वर्क कर सकते हैं। सी, आपका रॉ मटेरियल क्या है, दिमाग, दैट्स इट। हमारे प्रोफेशन में कोई रॉ मटेरियल नहीं है, आपको क्या चाहिए, बस दिमाग चाहिए, ठीक है, उसका यूज करना है कि हाउ यू कैन प्रैक्टिकली अप्लाई लॉ। और जैसे जैसे क्लाइंट को बचाओगे फिर बड़े बड़े केसेस आने लग जाएंगे। समझ में आया? सो इट्स ओनली थिंग कि जो आप पढ़ रहे हो ना, उसको कभी भी ये मत सोचना कि बस एग्जाम में आना इसलिए पढ़ रहे हैं। रियल लाइफ केसेस हेल्प यू। जैसे जब आपने श्रेया सिंगल पढ़ा तो आपको अच्छा लगा कि अच्छा हाँ सही में ऐसा हो सकता है, अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ पढ़ रहे थे,
है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स सेवरेबिलिटी में लिखा हुआ तो पढ़ा था कि अगर कोई एक्ट लॉ को कॉन्फ्लिक्ट करता है तो लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है, लेकिन हम लोग को जब तक रियलिटी नहीं समझ में आती हम लोग को लगता है लिखा हुआ प्रोविजन है, बट जो वो रियलिटी के केसेस आते हैं देन वी बिलीव कि नहीं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, चलो एनीवेज अब आप भी 1.5 करोड़ के सपने देखने लगे। ओके, सो हम लोग लिमिटेशन एक्ट डिस्कस कर रहे थे। लिमिटेशन एक्ट में हम लोग ने द बार ऑफ लिमिटेशन देख लिया था, और लास्ट टर्न पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज ये कह रहा था कि अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है तो आपका जो डिले हुआ है, जो एक्सटेंड हुआ है, वो टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके कई सारे रीजंस भी देखे थे हम लोग ने सफिशिएंट कॉज के, लेकिन ये डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा था? सूट्स के ऊपर। ठीक है, इसके पॉइंट्स हम लोग ने आई थिंक कर लिए थे, ये पढ़ लिया था प्योरली एंड इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट वाला, है ना, ये हो गया था। चलो वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद हियर केस लॉज। ये 2 केस लॉज हैं, पहले बताओ ये है आपकी बुक में? सबके बुक में है? आई थिंक डी के एजुकेशनल वाला होगा नामी पाठा पाटी, सुपर रेड्डी बेटर है। हाँ, सुपर रेड्डी वाला नहीं होगा, है ना? सुपर रेड्डी है नहीं होगा क्योंकि 2024 का केस है बेटा, आप लोग की बुक उसके पहले की है। चलो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। पहला वाला तो वही है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी, बीके एजुकेशनल सर्विसेज वाला हम लोग ने पहले भी देखा था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में भी। ठीक है, वी आर नाउ स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पे भी लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर अगर कोई एप्लीकेशन, कोई अपील विद इन टाइम लिमिट हमने फाइल नहीं करी है तो वो भी क्या हो जाती है? टाइम बार्ड हो जाती है। ठीक है, तो इसमें तो इतना कुछ खास नहीं है। इस वाले पे आ जाओ, पाथा पाटी सुबह रेड्डी, जिनके में नहीं है, सबके में नहीं है, तो इसको या तो पीडीएफ से ले लेना, ठीक है, और शॉर्ट में नोट डाउन कर लेना। अब देखो हुआ क्या इस केस में। 8 अप्रैल 2024 का लेटेस्ट केस है। मेरिट्स ऑफ द केस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड इन कंडोनिंग द डिले, a right or the remedy that has not been exercised or availed for a long time must come to an end। इस लाइन का मतलब समझो, a right or remedy that has not been exercised for a long time must come to an end। राइट और रेमेडी समझ गए? मेरे पास केस फाइल करने का अधिकार था, मेरे पास अपील फाइल करने का अधिकार था, और इस अधिकार के लिए आपको प्रॉपर टाइम दिया गया है। अगर उतने समय तक भी आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं तो एंड होना चाहिए। पूरे लिमिटेशन एक्ट में हम लोग यही तो देख रहे थे, कहीं ऐसा ना हो 25 साल बाद आप केस कर रहे हो, 30 साल बाद आप केस कर रहे हो। तो ये कह रहे हैं अगर आपको एक राइट दिया गया है, रेमेडी दी गई है और उसका कुछ सफिशिएंट टाइम भी दिया गया है तो उसका एंड होना चाहिए। ठीक है, cease to exist after a fixed period of time, this case can be referred to understand the law relating to condonation of delay। अब यहां से देखना जरा, the present special leave petition was filed challenging the judgment and order whereby High Court has dismissed the application of the petitioner for condoning the delay of 5,659 days। पहले बताओ होगा क्या? In filing the proposed appeal, समझे क्या हुआ? अपील फाइल करनी थी, लेकिन अपील फाइल करने में ज्यादा डिले नहीं हुआ, सिर्फ कितना हुआ? इतने दिनों का डिले हुआ। ठीक है, और इतने दिनों के डिले पे वो बोल रहे हैं सफिशिएंट कॉज, और उन्होंने ये हाई कोर्ट के सामने उन्होंने रिक्वेस्ट रखा कि हमारे इस सफिशिएंट कॉज की वजह से इतने दिन का डिले आप हमें अलाउ करिए, यानी टाइम एक्सटेंशन दे दीजिए। ठीक है, हाई कोर्ट ने क्या किया? ये लाइन पढ़ के बताओ, हाई कोर्ट ने क्या किया? एक्सटेंशन दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया, क्योंकि क्या लिखा है? हाई कोर्ट डिसमिस्ड द एप्लीकेशन ऑफ द पेटिशनर फॉर कंडोनिंग द डिले ऑफ 5659 डेज इन फाइलिंग द प्रपोज्ड अपील। पहले ये 3 लाइन समझ में आई? यानी इन्होंने हाई कोर्ट से कहा कि आप इतने दिन का हमें एक्सटेंशन दे दीजिए, हमें डिले हो गया। हाई कोर्ट ने इनकी इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया कि भाई इतना डिले का क्या मतलब हुआ, इतना दिन एक्सटेंशन नहीं दे सकते। और हाई कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ इन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करी, एसएलपी फाइल करी जाती है सुप्रीम कोर्ट के सामने। ठीक है, कि भाई हाई कोर्ट ने हमारे इस चीज को डिनाई कर दिया है। ठीक है, अब देखो द मूड क्वेश्चन बिफोर, अब केस किसके सामने आ गया? सुप्रीम कोर्ट के सामने। द मूड क्वेश्चन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज whether in the facts and circumstances of the case
द हाई कोर्ट वॉज जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग टू कॉन्डोन द डिले। बताओ सुप्रीम कोर्ट को क्या डिसाइड करना था कि हाई कोर्ट ने टाइम एक्सटेंशन के लिए जो मना किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, फाइलिंग द प्रपोज्ड अपील एंड टू डिसमिस इट एज बार्ड बाय लिमिटेशन। तो हाई कोर्ट ने बार्ड बाय लिमिटेशन कह के इनकी जो ये डिले नहीं एक्सटेंड किया है, ये हाई कोर्ट ने सही किया है या गलत किया, ये डिसाइड करना था सुप्रीम कोर्ट। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डिसाइड किया। द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन दैट on a harmonious consideration of the provisions of law and the law laid down by this court, it is evident that law of limitation is based upon public policy, that there should be an end to litigation. End to litigation समझ गए? कह रहे हैं भाई उस बात को खत्म भी तो करो। जैसे अभी हमने आपको बताया था, याद करिए फर्स्ट टर्म पे, अगर इंस्टीट्यूट ने कहा होता कि जब प्रिपेयर हो जाए तब एग्जाम देने आना, तो वो दिन कभी ना आता, कुछ ना कुछ रह ही जाता। ठीक है, तो वो कह रहे दे शुड बी एन एंड टू दिस, कहीं ना कहीं एंड तो हो। एक बात और बताएं आपको, जब अभी तो आप अभी जनवरी चल रहा है, जून तक आते आते, बल्कि लास्ट मंथ, जून क्या आएगा, अप्रैल, मई तक आते आते पता है आपकी सिचुएशन क्या होगी, बस अब ले लो एग्जाम। लास्ट सिचुएशन ये आती है जब आप पूरा पढ़ लिया है, अगर अच्छे से पढ़ा है तो आखिरी के जब 10-15 दिन होते हैं ना, तो आपको लगता है यार अब नहीं हो रहा, अब जो है जैसा है जो है ले लो पेपर। हुई है ऐसी सिचुएशन? कुछ लोग कह रहे नहीं ऐसा तो अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो लास्ट में सैचुरेशन आ जाता है, आपको लगता है बस अब ले लो जो है जैसा है। दैट इज व्हाट इज द थिंग, देयर शुड बी एन एंड टू एवरीथिंग। खत्म तो करो, पढ़े ही जा रहे हैं JIGL, लिमिटेशन 1 साल हो गया, लिमिटेशन ही पढ़े चले जा रहे हैं, कह रही नहीं भैया बस हो गया। ठीक है, इसी तरह से वो कह रहे हैं कि भाई तुम एक्सटेंड करते चले जा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं एंड तो हो लिटिगेशन का, और एंड हो लिटिगेशन का सिर्फ इस बात पे बेस करके पूरा लिमिटेशन एक्ट बनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन, और ये लाइन देखो, बाय कैसे एंड करे, फॉरफीटिंग द राइट टू रेमेडी rather than the right itself। बताओ ये क्या लाइन है? ये वही लाइन है जो सबसे पहले हम लोगों ने बॉम्बे डाइंग केस में पढ़ी थी। इट बार्स द रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। यानी समझो सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में केस में ये लाइन बोली, और सेम लाइन उसने बॉम्बे डाइंग केस में भी हुई थी। ठीक है, उसने कहा हम फोरफीट कर रहे हैं राइट टू रेमेडी, बट वी आर नॉट फोरफीटिंग योर राइट। क्लियर? ठीक है, a right or the remedy that has not been exercised or availed of for a long time must come to an end। देखो ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम में ही आ जाएगा ये केस, बट कई बार हम लोग क्लासेस में ऐसी चीज डिस्कस करते हैं जिसमें लॉ का इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे श्रेया सिंगल वाले केस में आप देख के डर गए थे जजमेंट कि अब कैसे पढ़ा जाए, ये एग्जैक्ट लाइंस होती हैं लॉ की। ठीक है, तो थोड़ा इंटरप्रेट करने के लिए सीखो। देखो क्या लिखा है, a right or the remedy that has not been exercised for a long time must come to an end। मतलब हर चीज के लिए आपको टाइम लिमिट दिया गया है, अगर उतने टाइम लिमिट में आप अपनी रेमेडी का इस्तेमाल नहीं कर पाए तो फिर अब उस पर रोक लगा दी जाएगी। The provisions of the Limitation Act have to be construed differently। सेक्शन 3 स्ट्रिक्ट सेंस में लिया जाएगा और सेक्शन 5 लिबरल लिया जाएगा। 3 और 5 पढ़ चुके हम लोग, देख कर आओ। हाँ, 3 कौन सा था, बार ऑफ लिमिटेशन, और 5 कौन सा था, सफिशिएंट कॉज। इन ऑर्डर टू एडवांस सब्सटैंशियल जस्टिस थ्रू लिबरल अप्रोच, justice oriented approach or cause of substantial justice may be kept in mind, but the same cannot be used to defeat the substantial law। कह रहे ठीक है, लिबरल लेना है, लिबरल रहना है, तभी तो सफिशिएंट कॉज का प्रोविजन आया। आप सोच के देखो, अगर इन्होंने स्ट्रिक्ट सेंस में लिया होता तो स्ट्रिक्ट सेंस का मतलब पता है क्या होता, 30 डेज मतलब 30 डेज, नो सफिशिएंट कॉज। लेकिन ये कह रहे हैं हम थोड़ा लिबरल लेके चलेंगे कि जस्टिस की कहीं भी हानि नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा इफ यू आर हैविंग अ जेन्युइन कॉज, इफ यू आर हैविंग अ सफिशिएंट कॉज, तो हम एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर केस में सफिशिएंट कॉज मिल जाएगा। ठीक है, कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल समझिए, आप रोज क्लास में टाइम पे आते हैं, ठीक है, एक आध दिन लेट हो गया, समझ में आ गया, ये हम लिबरल हुए। लेकिन अब आपने कहा अच्छा कुछ नहीं बोलती हैं, अब रोज 10 मिनट लेट होने लग गया, ये लिबरल से ज्यादा हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? तो वो कह रहे सफिशिएंट कॉज हमने तुम्हें दिया है लिबरल के उससे, लेकिन तुम अब हर बार 30 दिन में फाइल ना करो और सफिशिएंट कॉज कोई ना कोई लेके चले आओ,
वो बहुत लिबरल हो जाएगा, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। ओके, कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन टू कॉन्डोन डिले। ये बताओ, ये भी पढ़ चुके हैं। किसकी डिस्क्रिशन होती है कि सफिशिएंट कॉज पे डिले करना है कि नहीं करना है? कोर्ट की। दिस इज कोर्ट्स डिस्क्रिशन। कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई वो सफिशिएंट कॉज है कि नहीं। बट दैट एक्सरसाइज ऑफ पावर इज डिस्क्रिशनरी इन नेचर एंड मे नॉट बी एक्सरसाइज इवन इफ सफिशिएंट कॉज इज एस्टैब्लिश्ड। ये कह रहे हैं अगर कोर्ट की डिस्क्रिशन है तो हाई कोर्ट के मना करने पे तुम क्यों एसएलपी फाइल कर रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? कि एक तरफ ये लॉ कहता है कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि सफिशिएंट कॉज देना है कि नहीं देना है। इस केस में हाई कोर्ट ने मना कर दिया नहीं देना है, तो बात खत्म हो जानी चाहिए ना। जब हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिशन था कि उसको नहीं लग रहा है देयर इज एनी सफिशिएंट कॉज और उसने मना कर दिया, तो इसके अगेंस्ट अपील करने की कोई वैलिड रीजन अराइज नहीं होता। इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ बेटा, हाँ। तभी तो उसका राइट नहीं खत्म हुआ था, अग्रीड, लेकिन उसने सोचा जब हम लीगल तरीके से ले सकते हैं तो फिर हम क्यों इन छोटे चक्करों में जाएं। इसमें एक प्रोविजन और था, उसमें ये था कि एक और ऑप्शन होता है, एक और उनकी एपेलेट अथॉरिटी होती है, ठीक है, सेस्टैट करके भी टैक्स वगैरह पढ़ोगे, वहां भी जा सकते थे। लेकिन उसने कहा वहां पे जाने के लिए अपील फाइल करने का हमेशा रखना एक नियम होता है, 10% अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है पहले। हाँ, अगर पेनाल्टी थी 1.5 करोड़ की तो उसमें रूल ये था कि आपको 10% जमा करना पड़ता है। उसने कहा इतना भी क्यों खर्च करवाए क्लाइंट का, अगर वो उसी रास्ते से दोबारा अपील या किसी और अथॉरिटी के पास जाता तो उसको 10% जमा कराना पड़ता है। उसने सोचा पेनाल्टी का 10%, तो उसने सोचा हम क्यों क्लाइंट का इतना भी खर्चा करवाए। उसने कहा जब हम हाई कोर्ट से जा सकते हैं तो बिना कुछ जमा करवाए हम केस जीत के ले आए, व्हाट इज द यूज। क्लाइंट डबल खुश है ना, क्लाइंट तो और ही खुश हो गया ना कि क्यों हम इतना भी जमा करें, कुछ भी क्यों जमा करें। ओके, merely some persons, ये बताना क्या लिखा है, merely some person obtained relief in similar matter, it does not mean that others are also entitled to the same benefit। रत्ना देवी याद आई आपको? पिताजी बीमार थे, अब याद आए है ना, हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, कह रहे उनके पिताजी बीमार थे, हम नहीं जा पाए, इसका मतलब ये नहीं है जिसके जिसके पिताजी बीमार होंगे सबको सफिशिएंट कॉज मिल जाएगा। अब ये लाइन समझ में आई? कह रहे merely some person obtained relief, it does not mean that others will also be entitled to the same benefit. Merits of the case are not required to be considered in condoning the delay, and delay condonation application has to be decided on the parameters laid down for condoning the delay, and condoning the delay for reason that the conditions have been imposed tantamounts to disregarding the statutory provision। कह रहे हैं अगर आप हर बार कोर्ट के ऊपर यही सवाल उठाओगे ना कि तुमने सफिशिएंट कॉज सही मना किया या गलत मना किया, तो फायदा क्या उनको पावर देने का? भाई एक तरफ तो आपसे कह दिया डिस्क्रिशन है तुम्हारे पास, ठीक है, जैसे घर वालों ने आपसे कह दिया ठीक है आज तुम्हारा बर्थडे, जहां घूमने जाना है वहां जाओ, और फिर कहा हमको बताते जाना कहां कहां जा रहे हो, लोकेशन सेंड कर दो अपनी, लाइव लोकेशन आता है ना सेंड करना, तो कहेंगे फिर रहने दो, क्या फायदा। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, अपने से जरा वापस आके इसमें आ जाओ, तो अपने पर्सनल में ले लिया। अब हमें लास्ट पैराग्राफ पढ़ के बताओ कौन जीता, फिर हाई कोर्ट जीतेगा कि क्लाइंट जीतेगा? कुछ बच्चों ने अकलमंदी करके आखिरी लाइन पढ़ ली। In our opinion, High Court is justified in refusing to condone the delay in filing the appeal। यानी सुप्रीम कोर्ट ने किसका साथ दिया? हाई कोर्ट का। समझ आ गया केस? ठीक है, ये दिया आपके में अजय डाबरा, प्यारे राम, इनकी और कहानी सुनो, पढ़ लेना डाउनलोड करके। इसमें क्या हुआ, इन्होंने 254 डेज का डिले किया, हम शॉर्ट में बता दे रहे, आप पढ़ लेना, ठीक है। इन्होंने 254 डेज का डिले किया, और ये जो क्लाइंट थे ये एक बिजनेसमैन और होटेलियर थे, मतलब इनका बड़े होटल्स का बिजनेस था, ठीक है। और 254 डेज का इन्होंने डिले किया। जब इनसे डिले का रीजन पूछा गया तो इन्होंने कहा भैया पैसे नहीं थे अपील फाइल करने के। समझ में आया? इस पे इन पे सवाल उठा, बीइंग अ बिजनेसमैन and a hotelier, if you are saying you were not having cost, this is not a sufficient reason। समझ में आया? ठीक है, तो पढ़ लेना। देखो लिखा he did pay the court fee ultimately, बाद में उसने दी थी। पहले देखो लिखा सुप्रीम कोर्ट has said that we do not have a case at hand where
appellant is not capable of purchasing the court fee. कह रहे हैं ये केस बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास कोर्ट फीस के पैसे नहीं थे, तुम बिजनेसमैन हो, तुम होटेलियर हो, आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास पैसे नहीं थे, इसलिए इस ग्राउंड को हम जस्टिफाइड नहीं मानेंगे। ठीक है, समझ आ गया? ओके, चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करें। ये होगा सबकी बुक में, पर्सन्स अंडर लीगल डिसेबिलिटी। एनी डाउट? नो? हाँ बेटा, रेसिपिएंट मतलब वैसे तो रेसिपिएंट होता है जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, वैसे कहाँ लिखा है, किस रेफरेंस में पूछ रहे हो? अच्छा 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 अच्छा, इसके लिए मॉड्यूल 2 में टैक्स पढ़ना पड़ेगा। ये बेटा उसमें पूरा सर्विस का मतलब जीएसटी का पूरा होता है, सर्विस टैक्स का, कि एक पर्सन सर्विस देता है और एक सर्विस रिसीव करता है, इससे ज्यादा टैक्स नहीं आती है, हमें मतलब भूल गए। चलो, पर्सन्स अंडर लीगल डिसेबिलिटी। ओके, मान लीजिए एक लड़का था छोटू, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा, छोटा था, माइनर था, ठीक है, छोटू थे 12 साल के, और इनको कुछ केस करना था, कोई ऐसी लाइबिलिटी या कुछ ऐसा हुआ, इनको केस करना था, तो बीइंग अ माइनर तो ये अभी कर नहीं सकते। अच्छा, जो केस करने का टाइम लिमिट था वो था इनका 3 इयर्स का, ठीक है। अब छोटू की जिंदगी की प्रॉब्लम समझो, आप समझ गए? वो कह रहे हैं जब तक हम बड़े नहीं हो जाते, यानी मेजर नहीं हो जाते, तब तक हम केस फाइल नहीं कर सकते, और जब हम बड़े हो जाएंगे तो मेरा केस फाइल करने का टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाएगा। छोटू की दिक्कत समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशंस के लिए आता है सेक्शन 6, 7 एंड 8। ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, अंडरस्टैंड, ये कह रहे हैं अगर किसी का लिमिटेशन पीरियड उसकी डिसेबिलिटी से पहले खत्म हो जाता है, ठीक है, तो जिस दिन से वो एबल होता है, सब लोग हमें सुनेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, हाँ, पेंसिल्स डाउन, हाँ सुनो, ये कह रहे हैं अगर किसी पर्सन की डिसेबिलिटी खत्म होने के पहले उसका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाता है, ठीक है, तो जिस दिन से वो एबल होगा वहां से उसको एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन दे दिया जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, हमको फिर जो हमने बोला हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ देखना आपको कितना समझ में आया। छोटू की कहानी में हमको बताओ इनको 3 साल कहां से मिलेंगे? समझ में आ गया प्रोविजन? तो ये कह रहे हैं अगर आपकी डिसेबिलिटी खत्म होने के पहले, छोटू में क्या डिसेबिलिटी है इस टाइम? माइनर है, ठीक है, अगर डिसेबिलिटी खत्म होने के पहले आपका टाइम लिमिट खत्म हो जाता है, तो जब आप एबल होंगे वहां से आपको एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन ग्रांट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इनकी डिसेबिलिटी कब खत्म होगी? जब ये 18 साल के होंगे। 18 यानी देखा जाए तो इनके 3 साल अभी काउंट ही नहीं होंगे, इनके 3 साल काउंट होंगे किस दिन से? जब ये 18 के हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज सेक्शन 6 एंड 7। अब 6 और 7 के बाद सेक्शन 8 ने इस पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जब आपकी डिसेबिलिटी खत्म होगी वहां से आपको एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिलेगा, बट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। एग्जाम्पल पूछ रहे हैं अब हम, ओके। छोटू माइनर थे, 12 साल के हैं, ठीक है, इनके पास केस फाइल करने के लिए समय था 5 इयर्स, ठीक है। बताओ इनके साथ क्या होगा? पहले तो 18 से काउंट होंगे 5 साल, 3 साल, यानी इनको फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिलेगा कहां से? 18 से। लेकिन 18 से मिलना तो 5 था, लेकिन सेक्शन 8 क्योंकि कहता है मैक्सिमम 3 मिल सकता है, तो इनको कितना मिलेगा? 3। अच्छा, छोटू 12 साल के थे, इनका केस फाइल करने का टाइम था 2 इयर्स का। अब बताओ 18 साल से काउंट होगा 2 की 3? 2 की 3। वाई? क्योंकि लॉ में लिखा है सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स। एनी डाउट? समझ आ गया? नाउ डिसेबिलिटी में सिर्फ माइनर नहीं आता, और कौन आ सकता है डिसेबिलिटी में? लीगल डिसेबिलिटी में डेफ, डम, इडियट, हाँ हाँ, वो इडियट नहीं जो आप लोग अपने दोस्तों को बोलते रहते हैं, आपके तो सभी दोस्त। डेफ, डम एक्चुअली नहीं, ल्यूनेटिक इज अ बेटर वर्ड। ल्यूनेटिक समझ गया? अनसाउंड माइंड, ठीक है, डेफ डम के माइंड हो सकता है, ठीक है, हाँ, मतलब अनसाउंड माइंड इज अ बेटर वर्ड। अनसाउंड माइंड, इडियट या माइनर्स। प्रिजनर नहीं हो सकता बेटा, प्रिजनर अपने लॉयर के थ्रू केस लड़ सकता है। डिसेबिलिटी, लीगल डिसेबिलिटी मतलब हु कैन नॉट फाइल अ सूट। अब फिर वो आ जाएगा, सफिशिएंट कॉज आ जाएगा कि वो केस तो कर सकता है,
लेकिन अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, यहां तो उसका लिमिटेशन पीरियड काउंट ही नहीं हो रहा है और वहां उसको एक्सटेंशन मिल सकता है। दिस इज द डिफरेंस, वहां उसका काउंट हुआ, ठीक है, लेकिन उसको एक्सटेंशन मिला, और यहां इसका काउंट ही नहीं हो रहा है ये टाइम पीरियड। हाँ अगर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, अब साउंड माइंड में हो सकता है 2 साल 3 साल, हो सकता है कभी नहीं, ठीक है। चलो देखो, persons under legal disability, section 6 is an enabling section to enable persons under disability to exercise their legal right within a certain time. Section 7 supplement section 6 and 8 control these sections. Combined effect से आ जाओ, the combined effect of section 6 and 8 is that, underline, where the prescribed period of limitation expires before the cessation of disability. बताओ क्या मतलब हुआ? पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर्स बिफोर सेसेशन ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी खत्म होने के पहले पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया। फॉर इंस्टेंस, बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी द माइनर विल नो डाउट बी एंटाइटल्ड टू अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन फ्रॉम अटेनमेंट ऑफ हिज मेजोरिटी, ठीक है, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन दैट इन नो केस द पीरियड एक्सटेंडेड बाय सेक्शन 6, सेक्शन 6 से जो एक्सटेंशन मिला by virtue of section 8 exceeds 3 years from the cessation of disability. ये लास्ट की लाइन समझ में आ गई कि एक्सटेंशन तो मिलेगा, लेकिन वो जो एक्सटेंशन मिलेगा उस पे कंट्रोलिंग सेक्शन 8 लगा दिया, क्या कि वो मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 3 years. प्रैक्टिकली आपको नहीं लग रहा सही भी है? अब जब तुम मेजर हो गए हो तब तुम इतना समय क्यों चाहिए? 3 साल सफिशिएंट है, अब 3 साल में कर लो, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ हाँ, अगर गार्जियंस के थ्रू करना चाह रहे तो कर सकते हैं, ठीक है, माइनर उसमें बेनिफिशियरी की तरह एक्ट कर सकता है, तो गार्जियन करना चाहे तो कर सकते हैं। यहां पे बात करें इफ द माइनर इज अलोन, ही इज हैविंग नो वन, ठीक है, और वो लॉयर भी हायर नहीं कर सकता, देन इन दैट केस, ठीक है। ओके, सो 6, 7 and 8 must be read together. 8 imposes a limitation on concession provided under 6 and 7. आई होप अब लाइन समझ में आ रही होंगी, है ना, जो कंसेशन 6 और 7 ने दिया है उस पर रिस्ट्रिक्शन किसने लगा दी? 8 ने, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 years. देखो एग्जाम्पल पे देखो, हाँ एग्जाम्पल देखो जरा, ठीक है ना, और क्या, ठीक है ना, चलिए आगे, ठीक लग रहा है आपको तो हम चल सकते हैं आगे में, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? टेक्निकली दिस एग्जाम्पल इज रॉन्ग, सोचो क्यों रॉन्ग है? क्लिक किया आपको? भाई वो 12 साल का है, 10 साल लिमिटेशन पीरियड है, तो 18 के बाद भी तो समय है उसके पास, अभी खत्म कहाँ हुआ है उसका टाइम लिमिट। आई यू अंडरस्टैंडिंग? आपने बस एक चीज पकड़ी, हाँ ठीक बात है, 10 साल का होना था, मैक्सिमम 3 का मिल सकता है, बाकी दिमाग ही क्यों लगाए, जितना दिमाग लगाने कहा जाएगा उतना ही लगाएंगे हम, है ना। टेक्निकली दिस इज रॉन्ग, आई थिंक इंस्टीट्यूट ने जहां से लिया है या लेता ही है वैसे इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं से, या समथिंग इज रॉन्ग, बिकॉज इसमें 12 ईयर्स के बाद अगर 10 ना करके कुछ और कर लो, 5 या 6 कर लो, है ना, 5 कर ले तो हो जाएगा, हाँ 12 ईयर्स का है, और अगर मान लो लिमिटेशन, अच्छा 10 ईयर्स का है, सॉरी 10 ईयर्स का है, लिमिटेशन पीरियड उसका 12 साल है, ठीक है, हाँ 22 तक इसका मतलब वो कर सकता है। समझ आ गया सबको दिक्कत क्या है इसमें? ओके, तो उसके डिसेबिलिटी के बाद भी उसके पास वैलिड पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, ही कैन फाइल अ सूट, तो इसके डिजिट्स चेंज करके अपने आप हो जाएगा ना। चलो देखो आगे वही लिखा है, डिसेबिलिटीज में कौन कौन आ गए? माइनर, इंसेन, इडियट, ये सब क्या मान लिए जाएंगे? डिसेबिलिटीज। चलो ये जो एक चीज है बस थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। जॉइंट एंटाइटलमेंट, जैसे मान लो दो लोग हैं, दो केस करने हैं, ठीक है, एक ए है एक बी है, और दोनों में से एक डिसेबल है, ये माइनर है ये मेजर है, ठीक है, और दोनों को जॉइंट सूट फाइल करना है। अब बताओ इनके माइनर के मेजर होने के बाद लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा कि वहीं से ही शुरू हो जाएगा?
यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। कह रहे ए और बी को ज्वाइंट सूट फाइल करना था, ए छोटू थे लेकिन बी बड़ू थे, मतलब बड़े थे। अब बताओ, उनके बड़े होने का इंतजार किया जाएगा फिर सूट फाइल किया जाएगा कि हो सकता है? क्यों? वो छोटा था, तुम तो बड़े थे, तुम्हें तो अकल थी, ठीक है। और अगर मान लो ए भी छोटे थे बी भी छोटे थे, छोटा ए और छोटा बी, तो नहीं कर सकते। हाँ हाँ, गुड पॉइंट। तो नहीं कर सकते, और कब कर सकते हैं? जो पहले मेजर हो जाए, ठीक है। खुश आप इतने हो रहे हैं कि बस केस ही जीत गए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा, कि देखो हमें समझ में आने लग गया है। बस इन दोनों पॉइंट्स में यही लिखा हुआ था। चलो, कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम आप भी समझ सकते हैं, एक बार टाइम शुरू हो गया, घड़ी एक बार शुरू हो गई, फिर वो चलती रहती है। जैसे इसमें आपका एग्जांपल देंगे, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, जैसे आज अगर हम नहीं पढ़ पाए, बर्थडे में जाना था, आपके होते हैं ना, व्यवहार भी बहुत है आपके, मुंडन है, जागरण है, अभी भंडारा ही हो रहा था इतनी जगह, तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत है। तो आज आपने कहा आज हम नहीं पढ़ पाए 2 घंटा, तो आप कहते हैं आज नहीं पढ़ पाए, आज के 2 घंटा हम कल कवर कर लेंगे। वो नहीं हो पाए वो तो दूर की बात है, वो तो पता है हमें, कहते हैं ना ऐसा। ये जो आज के 2 घंटे हम नहीं पढ़ पाए, हम कल पढ़ लेंगे। बाय द वे हम आपको बता दिए, जो आपने कल 2 घंटे पढ़ेंगे ना, वो कल के हैं, आज वाले 2 घंटे वापस नहीं आ सकते। नहीं, वो सब एडजस्टमेंट है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप कह रहे हो हम आज के 2 घंटे कल कवर करेंगे, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कल आपके दिन में 26 घंटे होंगे। यस और नो? क्योंकि जो कल के 2 घंटे आप कवर करोगे वो कल के हैं। कुछ बच्चों को अभी भी शाम तक समझ में, आज रात में जब वो सोएंगे तो कहेंगे अच्छा ये बोल रही थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। टाइम एक बार शुरू हो गया, फिर वो आपके रुकने से नहीं रुकता। और इसीलिए लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि अगर टाइम लिमिट खत्म हो गया तो टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं किया जाता है। आपको मतलब ऐसा नहीं, अपील फाइल करने के लिए 30 डेज था, तो ये नहीं कहा जाता है कि अपील फाइल करने का टाइम आपके लिए 30 से 45 हो गया है। अपील फाइल करने का समय 30 ही था, आपको 15 दिन का एक्सटेंशन मिल गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। कह रहे टाइम एक बार शुरू हो गया वो चलता रहेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि टाइम को रोक दो, मतलब अब इसको टेक्निकली समझना। जैसे वन ऑफ द रीजंस क्या था कि हम जजमेंट की कॉपी लेने गए और हमको कॉपी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुई है 30 दिन का वो घड़ी चल गई है, वो चल रही है। आपको जजमेंट की कॉपी 10 दिन तक नहीं मिली, तो आप वो स्टे थोड़ी लगा दोगे 30 दिन रुके रहो, ये नहीं हो सकता। वो 30 दिन तो वहीं खत्म होंगे, वो बात अलग है, आपको 10 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इस बात को आप पकड़ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, टाइम लिमिट एक्सटेंड हो गई लेकिन वो 30 दिन वहीं खत्म हो गए थे। बात अंडरस्टैंड समझ पाओगे तभी समझोगे। वो 30 दिन वहीं खत्म हो गए, तुम्हें एक्सटेंशन मिला। आप ये नहीं कह सकते कि आज 40वें दिन मेरे 30 दिन खत्म हुए हैं। व्हाट द पॉइंट? ठीक है, दिस इज द रूल व्हाट इज नोन एज कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट, वेयर वंस टाइम हैज बिगिन टू रन, एक बार समय अगर चल पड़ा है, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन कैन स्टॉप इट। जैसे ही जजमेंट आई, हम कोमा में चले गए, अपील फाइल करने का समय था 30 दिन का, हम कोमा में चले गए। तो ये बताओ, हम कोमा में गए कि घड़ी को भी ले गए साथ में? अब समय भी कोमा में ही है, समय तो चलता ही रहेगा भाई। हाँ, वो बात अलग है, जब हम जगे तो हम कहेंगे भाई 10 दिन हम कोमा में थे तो 10 दिन एक्स्ट्रा दे दो, वो ही 10 दिन नहीं मिल पाएंगे। तो आज जो आपने 2 घंटे नहीं पढ़े हैं तो चले गए हैं आज के, कल आप पूरा कर नहीं पाएंगे। इससे क्या समझ में आया आपको कि आज के 2 घंटे वेस्ट नहीं करने हैं, फिर भी करोगे जरूर वेस्ट, तुमको पता है। ओके, हाँ बेटा, हाँ कोमा वाली, अच्छा हमें लगा कॉमा, वैसे लाइफ का कॉमा कोमा ही हुआ है ना। हाँ बेटा, कोमा वाली, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल कर सकता है। तो उसको सफिशिएंट कॉज मिलेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, डांटो नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक्चुअली हम पॉइंट बस वो समझा रहे थे, ठीक है। तो अगर वो 10 दिन कोमा में रहा है तो वो 20 दिन जगा हुआ था, वो तब कर सकता है। नो सफिशिएंट कॉज नहीं मान के एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो,
The rule of this section is based on the English dictum, time when once it has commenced to run in any case will not cease to be so by reason of any subsequent event. किसी भी event की वजह से अब उस समय को रोका नहीं जा सकता. Thus, when any of the statutes of limitation is begin to run, no subsequent disability or inability will stop this running. Any doubt? Okay? हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ. फ्रेश मिलेगा? नहीं नहीं, फ्रेश मिले नहीं, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन दोबारा अराइज हुआ. हम लोग लॉ में देखते एक वर्ड आता है, अभी सिविल उसमें देखना, कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ, वहां से आपका केस करने का अधिकार शुरू होता है. अब पहला मेरा जो कॉज ऑफ एक्शन था, ठीक है, जैसे लेट से हमने चोरी करी, ठीक है, मेरे तुम्हारे पास केस फाइल करने का लेट से 30 दिन का समय था, ठीक है, 30 दिन तक तुमने केस फाइल नहीं किया, ठीक है, हमारी और ताकत बढ़ गई, हमने फिर दोबारा चोरी करी. अब यहां से फिर तुम्हें 30 दिन मिल गए, क्योंकि दोबारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ. ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन देखते हैं. और हाँ, इस सेक्शन को डालने की जरूरत अभी देखो अगले टॉपिक पे पड़ी, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन. ये टाइम हमारा चलता रहेगा, लेकिन अब इस टाइम में कुछ दिन होते हैं जो जुड़ते हैं, कुछ दिन होते हैं जो नहीं जुड़ते. ठीक है, वो है ये. और ये भी दिक्कत है, क्यों डाल दिया ये सेक्शन. हाँ, जिस दिन अगर वैसे सोचो तो लीगली अगर तुम सोचो तो जिस दिन तुमने एफआईआर फाइल करी, लीगली रिकॉर्ड्स में तो अब तुम एफआईआर फाइल करने गए हो 1 साल पहले चोरी हुई, तो या तो तुम एविडेंस दो कि 1 साल पहले चोरी हुई थी. ठीक है, तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज का बेसिक मतलब होता है जिस दिन वो इवेंट हुआ. ठीक है, तभी तो कहा जाता है तुरंत एफआईआर फाइल करो. ओके, प्रूफ पे है, देखो ये तो अप्रूविंग पे है कि आप प्रूव कर दो. अगर बिना एफआईआर के आप गुंडे भिजवा के सॉल्व कर सकते हैं तो कर सकते हैं. सी, हम सोच रहे हैं इस चैप्टर के बाद ना वो ही पढ़ा दे, सिविल और क्रिमिनल और आईपीसी, तुम लोग का दिमाग अब उसी. हाँ हाँ उसमें है, द केस स्टार्ट्स फ्रॉम फाइलिंग एन एफआईआर. जब एफआईआर का फुल फॉर्म बताओ. अच्छा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. फर्स्ट इंफॉर्मेशन जहां से हुई वहां से केस शुरू होता है. प्लेंट जिस दिन फाइल करी, ठीक है, वहां से स्टार्ट ही वहीं से होगी. ठीक है, नहीं देखो दो अलग अलग चीजें हैं. जैसे 30 डेज तो होता है कि हमें केस फाइल करना है. अब केस फाइल करने का मतलब हुआ कॉज ऑफ एक्शन अराइज. अब जिस दिन हम, जैसे हमने अभी बोला कि एफआईआर हम आज फाइल कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हुआ हमारे साथ 3 दिन पहले था, तो वो 3 दिन पहले कॉज ऑफ एक्शन मान लिया जाए. हाँ, ऐसे तो हम 30 दिन लेने के लिए पता है एफआईआर लेट फाइल करें, कॉज ऑफ एक्शन. हाँ एब्सोल्युटली, कि इस दिन हुआ. पूरा सीआईडी सावधान सब देखा है तुम लोग ने, है ना. अच्छा एक बात है, कंपनी लॉ आपका मेन है, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड इतने डाउट कभी कोई नहीं पूछता. क्राइम में देखो मजा ही अलग है सबका क्राइम, जबकि अभी आई एम नॉट टेकिंग अप क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ में तो तुम लोगों में जेल ही एक दिन लेके चलोगे. प्रैक्टिकल करवाइए. हाँ बेटा, हाँ नहीं, कंपनी लॉ सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं. इतने जो तुम लोग के एक्साइटमेंट अराइज हो रही है ना, वो कंपनी से रिलेटेड चीजों में नहीं होती, क्राइम से रिलेटेड में ज्यादा हो रही है. हाँ बेटा पूछो. हाँ हाँ, बिल्कुल रखेगा. पहले भी ऐसा हुआ था, तब हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब फिर हमारे साथ हो गया, बिल्कुल रखेगा. ये तुम बताओ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर तुमने पढ़ा है? ठीक है चलो. हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे थे, लिमिटेशन एक्ट में थे. ओके, सो कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम के बाद जरा आना, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन. इस टाइम लिमिट में कौन से दिन को जोड़ते हैं, किसको नहीं जोड़ते हैं. ऑनलाइन वाले भी कुछ पूछ रहे, हमने देखा ही नहीं. चलो अभी समझते हैं. एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन डेज और एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग. सबसे पहले देखो, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट, अपील और एप्लीकेशन.
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 द डे विच इज टू बी एक्सक्लूडेड. अब यहाँ पे समझना, जिस दिन हमारा कॉज ऑफ एक्शन होता है या जिस दिन हम केस अराइज हुआ है, कह रहे उस दिन को छोड़ के नेक्स्ट डे से डेज काउंट होते हैं. ठीक है, जैसे अगर आई डोंट नो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा है कभी, उसमें डेज काउंट करते थे ना, 3 months आफ्टर डेट, 3 months आफ्टर साइट. उसमें भी होता था या तो पहला दिन लेते थे या लास्ट का लेते थे. अगर ये सब आपने नहीं पढ़ा इग्नोर कर दो. ठीक है, तुम लोग से पहले हमने पढ़ा होगा, आपको नहीं लगता? ऐसे बता, हमने 11th में, अपना भी 11th से, हमें सालों हो गए, हमने भी 11th में ही पढ़ा था. एनीवेज छोड़ो, कोई बात नहीं, इग्नोर. सो व्हाट हैपेंस इज, जो फर्स्ट डे है जिस दिन अराइज हुआ है, कह रहे उस दिन को छोड़ देते हैं. तो अगर आज का है तो 30 days विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, अगले दिन से. तो देखो, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन is the day from which the period of limitation is to be reckoned. In case of any suit, appeal or application, the period of limitation is to be computed exclusive of the day on which the time begins to run. जिस दिन टाइम स्टार्ट हुआ उसका फर्स्ट डे एक्सक्लूड कर दिया, अगले दिन से हम लोग 30 days काउंट करेंगे. ओके. सेकेंड देखो, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एप्लीकेशन, the day on which the judgment complained of was pronounced and the time requisite for obtaining the copy of decree, sentence or order appealed from or sought to be revised shall be excluded. अब बताओ ये क्या हुआ? इसका केस आपने पढ़ा तो उसी से रिलेटेड ये सेक्शन बन गया. हाँ, कह रहे जिस दिन जजमेंट आया और जितने दिन लगे कॉपी मिलने में, इतने समय को हम लोग क्या कर देंगे, एक्सक्लूड. यही चीज वहां लिखी थी कि इसी का हमें एक्सटेंशन मिल जाएगा. सफिशिएंट कॉज, दिस इज अ सफिशिएंट कॉज. ठीक है, इतना टाइम एक्सक्लूड कर देंगे. थर्ड एंड फोर्थ पढ़ लो, सेम है. अवॉर्ड मतलब डिसीजन ऑफ द कोर्ट. लॉ में जो कोर्ट का डिसीजन होता है ना, उसको अवॉर्ड कहते हैं. जैसे कहा जाता है यू हैव बीन अवॉर्डेड अ डेथ पेनाल्टी. हाँ हाँ हाँ, अरे लो, आपको लगता है अवार्ड मिला है हमको, लेकिन लॉ में कहते हैं यू हैव बीन अवॉर्डेड विद अ डेथ पनिशमेंट, सजाए मौत. ठीक है, तो लॉ में डिसीजन ऑफ द कोर्ट को अवार्ड कहा जाता है. ठीक है, हाँ, जैसे जैसे वो याद है ना, मॉड्यूल 2 में पढ़ा था, अटैचमेंट का मतलब लॉ में क्या होता है. एक आपका अटैचमेंट होता है जो आपको हर किसी से हो जाता है बड़ी जल्दी. ठीक है, और लॉ में अटैचमेंट का मतलब होता है जब्त कर लेना. तो आप जैसे अगर किसी के हमें तुमसे अटैचमेंट हो गया है, इसका मतलब थोड़ा ना हम तुम्हें जब्त कर लेंगे. सो लॉ इज डिफरेंट. ओके, अवार्ड का मतलब डिसीजन. थर्ड एंड फोर्थ आ गया, दोनों सेम है कि जितना समय लग रहा है कॉपीज रिसीव होने में, उतने समय को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे. अब पॉइंट नंबर 2 में आओ. ये फर्स्ट ये था जिसके अंदर 4 पॉइंट्स थे. पॉइंट नंबर 2, पहले इसको पढ़ोगे, क्या लिखा है. एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच लीव टू स्यू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर. पॉपर, हाँ, पॉपर इज अ पुअर पर्सन. पुअर पर्सन को पॉपर कहते हैं. पहले सुन तो लो क्या हुआ उसका, लिखने लगे अच्छा गरीब पर्सन. देखिए, आपने सुना है सरकारी वकील होते हैं, है ना. देखो क्या होता है, हमारे लॉ में एक प्रोविजन है कि वो लोग जो पुअर है, ठीक है, और अपने केस फाइट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, उनको सरकार सरकारी वकील, मतलब उनको कोर्ट सरकारी वकील दे देता है. ठीक है, इसके लिए आपको एप्लीकेशन पहले फाइल करनी पड़ती है. आपने एप्लीकेशन फाइल करी, केस नहीं फाइल किया, एप्लीकेशन फाइल करी कि भाई हम पॉपर है और एज अ पॉपर आप हमें कुछ रेमेडीज दे दीजिए, वकील दे दीजिए, या जो भी फैसिलिटीज हैं वो दे दीजिए. अब ये एप्लीकेशन हो सकता है आपके एक्सेप्ट हो सकता है रिजेक्ट हो. ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं, मान लो मेरे पास अपील फाइल करने का समय था 30 दिन, हम थे पॉपर, हमें पहले ये एप्लीकेशन फाइल करी कि हमको पॉपर की तरह फैसिलिटीज दीजिए, 25-30 दिन उसी में लग गए. तो जब तक मेरा ये फैसला हुआ कि यस यू आर अ पॉपर एंड यू विल बी गेटिंग द फैसिलिटीज, तब तक मेरा वो टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा. लॉजिक समझ गए. जितने दिन आई एम अपियरिंग एज अ लीव, लीव का मतलब होता है परमिशन, आई एम सीकिंग अ परमिशन. ठीक है, हम परमिशन मांग रहे हैं एज अ पॉपर केस लड़ने की, उतना समय हमारा एक्चुअल टाइम लिमिट से एक्सक्लूड कर दिया जाए. ठीक है, समझ आ गया. देखो क्या लिखा है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट, अपील,
in any case where an application for leave to sue or appeal as a pauper, ये वर्ड समझ में आया, leave to sue or appeal as a pauper. लीव मतलब परमिशन, परमिशन टू स्यू यानी केस फाइल करना या हमें अपील करना है किसकी तरह, एज अ पॉपर. हैज बीन मेड एंड रिजेक्टेड, हमने अपील किया या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा. द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ हिज एप्लीकेशन फॉर सच लीव शैल बी एक्सक्लूडेड. ठीक है, उतना समय जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. हाँ, लीव टू स्यू मतलब केस करना है या एज अ अपील करना है. हाँ बिल्कुल, या तो हम केस फाइल कर रहे होंगे या अपील फाइल कर रहे होंगे. ओके, थर्ड देखो क्या हुआ, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम बोनाफाइड टेकन इन अ कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन. मेरे पास अपील फाइल करने का समय था 30 दिन का. ठीक है, अंडरस्टैंड करना. आपको ये पता है हर कोर्ट की अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन होती है. जैसे वेरी सिंपल समझो तो सिविल कोर्ट सिविल केसेस ले सकते हैं और क्रिमिनल कोर्ट्स क्रिमिनल केसेस. वैसे भी सिविल कोर्ट के अंदर भी जो कोर्ट्स होते हैं उनकी भी ज्यूरिसडिक्शन होती है कि इतने से इतने तक के केसेस हम ले सकते हैं. ठीक है, अब फिलहाल आप समझना कि मेरे पास लेट्स से केस फाइल करने का समय था 30 डेज का. ठीक है, मेरा केस था सिविल केस. ठीक है, और हम चले गए क्रिमिनल कोर्ट के पास. ठीक है, अब क्या हुआ, या वाइसा वर्सा कर लो, मेरा केस था क्रिमिनल और हम चले गए सिविल के पास. ओके, और हमने विद इन टाइम लिमिट केस फाइल कर दिया. उन्होंने हमारा केस सुना भी. बाद में हमें पता चला उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी. तो उन्होंने कहा वो तो हमें पता है, हम खाली बैठे थे, बस सोचा तुम्हारा ही केस ले लें. वहां वो वाला कोर्ट मेरा डिसीजन नहीं दे सकता. हमने कहा चलो ठीक है, अब हम सही वाले कोर्ट में जाते हैं. लेकिन जब हम सही वाले कोर्ट में गए तो हुआ क्या, टाइम लिमिट खत्म हो गया. अब बताओ क्या करें, क्या होगा, जितना समय उस कोर्ट ने लिया, ठीक है, उतना समय हमारे टाइम लिमिट से एक्सक्लूड कर देंगे. ठीक है, हाँ कोर्ट की गलती है. बट देखो क्या लिखा है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम बोनाफाइड टेकन इन अ कोर्ट. देखो हमने आपको बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दिया सिविल एंड क्रिमिनल का. ऐसा नहीं हो सकता कि सिविल कोर्ट क्रिमिनल का केस लेके बैठ जाए. एग्जैक्टली ये हो सकता है कि पता ना चला हो, बोनाफाइड लिखा है क्योंकि कोर्ट की गलती नहीं है, कोर्ट वाज बोनाफाइड. ठीक है, हाँ दैट इज व्हाट शी इज सेइंग कि पता ही ना हो कि वो सिविल था कि आगे जाके क्रिमिनल बन जाएगा. बात तो कहां सुनी से शुरू हुई फिर कट्टे निकल आए, है ना, ये हो सकता है. या कुछ कोर्ट्स में ना मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन होती है कि भाई 10 लाख तक का केस हम देख सकते हैं. अब वो कोर्ट केस लिए हुए था लेकिन 10 लाख पे मान लो पेनाल्टी भी लग गई 2 लाख की, और तो जैसे ही 12 लाख हुआ उसकी ज्यूरिसडिक्शन एक्सीड हो गई. तो वो कोर्ट तो बोनाफाइड लिए हुए थे ना. अब हमको बताया गया भैया तुम्हारा केस हम नहीं ले सकते क्योंकि इसकी मॉनेटरी लिमिट 12 लाख हो गई है, तुम उस कोर्ट में जाओ. वो कह रहा हम उस कोर्ट में चले तो जाए, टाइम तो पूरा तुम खा गए हो. समझ भावनाएं समझ रहे हो ना. तो कह रहे ठीक है, जितना समय हमारे कोर्ट में हमने बोनाफाइड लिया है दैट आई विल बी एक्सक्लूडेड. ओके फाइन. द रिलीफ टू अ पर्सन इज गिवन बाय सेक्शन 14 of the act when the period of limitation is over because another civil proceeding relating to the matter in issue had been initiated in a court which is unable to entertain it. हमने वो प्रोसीजर किसी दूसरे कोर्ट में किया और वो कोर्ट उस केस को नहीं ले पाया. क्यों नहीं कर पा रहा है, बाय लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. आई होप नो डाउट. बस यही दो लाइन कर लेना सफिशिएंट है. ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए. उसके बाद जरा 4th आओ. हाँ बेटा, हाँ एक्सटेंशन ही कह सकते हैं इसको, है ना, एक्सटेंशन ही. वही तो बात थी स्टार्टिंग, देखो यहीं से हुई थी, कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम. एक्सक्लूड करने का मतलब यही हो गया कि जितने एक्सक्लूड हुए उतने वहां तुम्हें ऐड करके मिल जाएंगे. तो वो स्टार्टिंग में यही बोल रहे थे कि टाइम तो तुम्हारा शुरू हो गया है लेकिन अब जो दिन एक्सक्लूड कर रहे हैं उतना तुम्हें सिर्फ एक्सटेंशन मिल पाएगा. ठीक है, तो एक्सटेंशन ही मिलेगा वो. ओके, अगला आइए. ये केस नहीं है आपके में, अच्छा 2024 का है, पूर्णी देवी. ठीक है, पढ़ लेना, वैसे कुछ ऐसा खास नहीं है, रीड कर लेना, ना समझ में आए तो बताइएगा. ठीक है, कुछ ऐसा इसमें पॉइंट नहीं था. वही चीज है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिफ हैड बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलिजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डिपेंडेंट शुड बी एक्सक्लूडेड. इट इज द सेम केस. ठीक है, यहां पर आओ जरा, अगला पॉइंट. ये कितने हो गए थे ऊपर देखो, 3 हो गए थे, ये 4th है.
Fourth category, exclusion of time in certain other cases when a suit or application for execution of a decree has been stayed by an injunction. What is injunction? Injunction सुना है? क्या होता है इंजंक्शन? स्टॉप, रोक लगाना, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा केस चल रहा था या अपील हमें फाइल करनी थी और बीच में स्टे लग गया कोर्ट का ही, तो जितने समय स्टे लगा है ऑब्वियसली वो टाइम भी क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड, क्योंकि उतने समय पे हम कोई केस या लीगल प्रोसीजर नहीं कर सकते। ओके, तो फर्स्ट वाले में मार्क कर लेना स्टेड बाय इंजंक्शन। बी वाले में बताओ क्या हुआ? बी वाले में कह रहे हैं मान लीजिए मैं अपील फाइल करनी थी, 30 डेज का टाइम था, लेकिन उस अपील फाइल करने में बीच में कोई ऐसा क्लॉज था कि हमें गवर्नमेंट से एक अप्रूवल भी लेनी है। अब सरकारी काम तो आप जानते ही हैं, 6 महीना हो गया आज उस बात को, 6 महीने बाद सरकार ने अप्रूवल दी, हमने कहा रहने दो, क्यों? क्योंकि मेरे पास अपील फाइल करने का कितना समय था, 30 डेज। तो वो कह रहे जितना समय सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के लिए लग रहा है वो टाइम पीरियड हम आपके टाइम पीरियड से एक्सक्लूड कर देंगे। एनी डाउट? पक्का? ओके, अब जिससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो हम एक बार समझा दे रहे हैं, बाकी आप एक बार ट्राई करना। जैसे ई इजी है, ई पढ़ो। आई होप नो डाउट। एफ वाला इंपॉर्टेंट मार्क करना। ठीक है, अब अंडरस्टैंड करिएगा, क्वेश्चन आंसर आपको खुद देना है। ओके, मिस्टर राम थे, ठीक है, और मिस्टर राम का एक बेटा था, छोटा माइनर था। ओके, नाउ राम जो थे उनके मरने के पहले उनके पास राइट टू स्यू था, ठीक है। सिचुएशन नंबर 1, लेट से मिस्टर राम ने किसी को उधार दे रखा था, ठीक है, और उसने उधार देने से मना कर दिया। जब उसने उधार देने से मना कर दिया तो जो मिस्टर राम थे वो चाहते तो केस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अभी केस नहीं किया, ठीक है। लेट से उनका केस फाइल करने का समय था 1 साल का, 6 महीने हो गए उन्होंने अभी तक केस फाइल नहीं किया, और फिर उनकी डेथ हो गई। अब उनका बेटा है माइनर, वो है लेट से 15 साल का, तो बताओ क्या उसके 18 होने पर उसको फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिलेगा 3 साल का? 6 महीने मिलेंगे? आई विल रिपीट माय क्वेश्चन, ठीक है। मिस्टर राम जिंदा है, उन्होंने किसी को लोन दिया है, जिसको लोन दिया था डेटर को, वो लोन वापस नहीं कर पाया। जब वो लोन वापस नहीं कर पाया तो इनका राइट टू स्यू अराइज हो गया, ठीक है। इनके पास केस करने का समय था 1 साल का, 6 महीना हो गया, इन्होंने केस नहीं किया, अभी इनके पास 6 महीना बचा हुआ है और इनकी डेथ हो गई। अब बात आती है इनके माइनर की, इनके बेटे की, वो माइनर था। अब जैसे ही वो माइनर था तो 6-7 लग गया सेक्शन, यानी माइनर ये कह रहे हैं जब हम 18 के होंगे तो वहां से हमको फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिलना चाहिए, चलो 6 महीना ही दे दो, ठीक है। सो माय क्वेश्चन इज दैट विल द माइनर बी गेटिंग अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन आफ्टर ही अटेन्स मेजॉरिटी? यस एवरीवन, यस एवरीवन, यस नो? ओके, वो कह रहे उसके पास मरने के पहले 6 महीने थे, तो हाँ माइनर था। बताइए सेकेंड सिचुएशन, इसका आंसर सोचना अपने माइंड में। सेकेंड सिचुएशन, मिस्टर राम मर गए, राइट टू स्यू अभी अराइज नहीं हुआ, ठीक है। मिस्टर राम ने लोन दिया था, लोन वापस देने की अभी तारीख नहीं आई थी, लेकिन मिस्टर राम की डेथ हो गई और केस राइट टू स्यू अराइज हुआ इनकी डेथ होने के बाद। इनका बेटा माइनर है, ठीक है, क्या माइनर को फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिलेगा 18 साल होने के बाद? तो मतलब आपके हिसाब से दोनों सिचुएशंस में मिलेगा, दोनों में मिलेगा? ठीक है, तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए एफ पॉइंट पढ़ा जाए जरा। पहले तो बताओ ये जो लिखा है वो कौन सा केस है, फर्स्ट वाला है कि सेकंड वाला है? नहीं, वो दूसरी चीज है, हाँ वो दूसरी चीज है। सेकंड जो फर्स्ट वाला था वो हमने खुद बनाया है, उसमें लिखा नहीं है, बट क्वेश्चन उसी से आता है। इन केस डेथ ऑफ अ पर्सन बिफोर द राइट टू सूट अक्रूज, इसका मतलब राइट टू स्यू अभी
आया नहीं है और उनकी डेथ हो गई, इस सिचुएशन में क्या कह रहे हैं, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिल जाएगा। तो अगर इस सिचुएशन में फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिलेगा तो इसका वाइसा वर्सा क्या हुआ, नहीं मिलेगा। समझ में आया? जब उसके पास 6 महीना था तो उसने 6 महीने में कोई प्रोसीजर क्यों नहीं किया? ओके, यानी कि अगर आपके पास राइट टू स्यू था और फिर आपकी डेथ हुई, उस केस में यू कैन नॉट क्लेम दैट अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल बी अवेलेबल, क्योंकि आपके पास 6 महीने था। आप ये इंतजार करके नहीं बैठ सकते हैं कि हम आखिरी के दिन में पढ़ लेंगे पूरा एग्जाम के लिए, स्टार्टिंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं हम आखिरी दिन पढ़ लेंगे और आखिरी दिन हो गई तबीयत खराब, समझ में आया हमने क्या बोला? हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? अब देखो, किसी भी कारण में अगर सफिशिएंट कॉज है तो अलग बात हो जाती है, बट आपके पास जब टाइम था, आप जिंदा तो थे ना, तब आपको प्रोसीजर, अगेन लिमिटेशन क्या कहता है, चीजें जल्दी से जल्दी करो। वही तो मैंने एग्जांपल दिया, आप क्यों कोशिश करो हम आखिरी दिन पढ़ेंगे, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए था। ऐसा होता है ना, कई बार आपने सोचा था उस दिन पढ़ेंगे, उस दिन पढ़ेंगे, और जिस दिन आपने सोचा होता उस दिन कुछ हो जाता है। हाँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, एब्सोल्युटली, ठीक है। हाँ, वो चीज है, मतलब वैसे ये कह रहे हैं नॉर्मली, इसमें सिर्फ ये देखना है कि जिस दिन डेथ हुई उस दिन राइट टू स्यू था कि नहीं था, ठीक है। छोटा सा इनिशिएशन मतलब वही केस फाइल कराओ। देखो अगेन वही बात है, लॉ मतलब लॉ, लॉयर को बोलने से मतलब नहीं है। क्या तुमने एप्लीकेशन फाइल कर दी थी? केस फाइल करने के लिए भी हमें एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती पहले कि आई वांट टू मतलब स्टार्ट अ केस। एप्लीकेशन फाइल करती थी तो फिर इनिशिएशन हो गया ना। लेकिन आपने अपने लॉयर से बोल रखा था कि सुनो करवाएंगे तुमसे काम ये नहीं माना जाएगा। चलो, टू बी कंटिन्यूड, नेक्स्ट लेक्चर पे इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। हाँ बेटा, एक होमवर्क है, एक सेकेंड बस बेटा आ रहे, एक होमवर्क है, ये जी तक के पॉइंट्स आपको पढ़ के आने और इसमें आपको 200% डाउट होगा, जी वाले में नहीं, ऊपर होगा कहीं, अगर पढ़ोगे तो होगा। हाँ बेटा, क्या पूछ रहे? हाँ, सेम चीज है, अगर डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है, उसके पास पहले समय था तो उसको आगे समय नहीं मिलेगा, ठीक है, सेम चीज है दोनों के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।